A very good morning to all of you. So today we will be discussing about the excretion of the drugs. So excretion is the passage out of systemically absorbed drugs. जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड में आया है, अब उसको एलिमिनेट करना है ना. तो इट इज़ वाया एक्सक्रीशन. So drugs are eliminated from the body either in unchanged form or as water soluble metabolites. जो जैसा रहेगा, बहुत बार बिना मेटाबोलाइज हुए भी ड्रग क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है. अगर वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है तो वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में भी आता है. ठीक है. सो बोथ द प्रोसेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आर नेसेसरी ऑब्वियसली फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी. एंड ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स कैन बी एक्सक्रीटेड. किसमें एक्सक्रीट हो सकता है? यूरिन, है ना, इन फीशीज, एक्सहेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट एंड इन ब्रेस्ट मिल्क. सो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, तो मेजर एलिमिनेटर्स कौन है? ऑब्वियसली किडनी एंड लिवर. और थोड़ा बहुत छोटा अमाउंट जो है वो लंग्स में भी जाके एक्सक्रीट होता है, एक्सेल हो सकता है. कुछ ड्रग्स जैसे कि इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, ठीक है ना, एनेस्थेटिक्स, जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो बहुत सारे क्या होते हैं, लंग्स से एक्सक्रीट होते हैं. और अदर्स जैसे कि मदर्स मिल्क, स्वेट, सलाइवा, ये सब में भी जो है वो एलिमिनेट हो सकता है. तो किडनी में कैसे होता है? वाया फिल्ट्रेशन, सेक्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन. एंड इन लीवर वाया metabolism and secretion. So kidney and liver are the major eliminators while these two are the minor eliminators. So excretion क्या होता है? The kidney is responsible for excreting all water soluble substances, है ना. जितने भी water soluble substances हैं उसको eliminate कौन कर रहा है? Kidney. And the amount of drug or its metabolites ultimately present in urine is the sum total of the glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. तो फिजियोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा कि क्या क्या स्टेप्स होता है यूरिन फॉर्मेशन का. तो उसी में तुम्हारा ड्रग भी एलिमिनेट होता है. जो पोर्स होता है ना, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे आ करके ये ग्लोमेरुलस में यहाँ पोर्स से क्रॉस होकर के निकल जाएगा ड्रग्स, और फिर एलिमिनेट भी हो जाएगा. ठीक है ना. सो द अमाउंट ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स अल्टीमेटली इज द सम टोटल ऑफ दीज थ्री processes: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. So drugs what we take has to be excreted out, and renal route is obviously the most important route of elimination. इसीलिए जब भी कोई पेशेंट का क्लिनिकली, अगर मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट आता है जिसका एक्सपेक्टेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो वैसे पेशेंट्स में हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि उसका ड्रग का हम लोगों को डोज मॉडिफाई कर देना है. अदरवाइज टॉक्सिसिटी होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है. तो मान लो जैसे ये ड्रग यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. बी में तुम्हारा क्या दिखा रहा है? एक्टिव ट्यूबुलर secretion. Active tubular secretion. And C is your passive tubular reabsorption. तो इन्हीं तीनों का क्या है, सम टोटल हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव लार्ज पोर्स, जैसे मैंने बताया तुमको अभी. एंड ऑल नॉन प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल है आर फ्रीली filtered out. And glomerular filtration depends on प्रोटीन बाइंडिंग एंड द रीनल ब्लड फ्लो. अगर प्रोटीन बाउंड रहेगा द ड्रग तो उसका एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं हो रहा है. ठीक है ना. एंड रीनल ब्लड फ्लो की ब्लड फ्लो कितना है टोटल किडनी में. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑब्वियसली इन एल्डरली डिक्लाइंस विद एज एंड इन फ्यू डिजीज स्टेट्स. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिपेंड्स ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड द आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग एट द एग्जिस्टिंग यूरिनरी पीएच. ठीक है. 99% of the lipid soluble substances filtered at the glomerulus are reabsorbed. An effect of change of urinary pH is more in drugs having pKa value of between 5 to 8. ठीक है ना. तो जो वीक एसिड्स या बेसेस होते हैं दे आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव डिफ्यूजन. तो इसका बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. जैसे जो वीक एसिड्स होगा, जैसे बार्बिचूरेट्स है, एस्पिरिन्स है, तो अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन विल इंक्रीज देयर एक्सक्रीशन. जितना ज़्यादा अल्कलाइन होगा उतना अच्छा से एक्सक्रीट होगा. जबकि जो वीक बेसिस होगा जैसे कि पेथिडीन एंड एम्फिटामिन है ना, तो उनका एसिडिफिकेशन अगर होगा तो वो इंक्रीज होगा. तो वीक एसिड्स का याद रखना है कि वीक एसिड्स का
अल्कलाइजेशन अगर हम करेंगे यूरिन का तो उसका एलिमिनेशन बढ़ेगा, वहीं वीक बेसिस का एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन विल इंक्रीज देयर एलिमिनेशन. Tubular secretion, this is the active transport of organic acids and bases by different mechanisms which operate in the proximal convoluted tubule. From peritubular capillary, drugs can be actively secreted into the lumen. Both free and bound drugs can be secreted in this phase. और दो बेसिक मैकेनिज्म फॉलो करता है, जैसे तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट जो कि पेनिसिलिन, प्रोबेनासेड और सैलिसाइलिक एसिड के केस में होता है, और ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट जो कि डोपामीन, मॉर्फिन, एमिलोराइड, ट्राइम्टेरिन ये सब के केसेस में होता है. सो बोथ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस आर बाई डायरेक्शनल, है ना. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड टू ट्यूबुलर फ्लूइड एंड वाइस वर्सा दोनों तरफ हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए टोटल जो सम टोटल होता है वो हमेशा तीनों का मिला करके होता है, क्योंकि कुछ ड्रग क्या होगा फिर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा. एंड फॉर ड्रग सेक्रीशन प्रिडोमिनेट्स फॉर एंडोजिनस सबस्ट्रेट, फिर फाइनली क्या होता है रीएब्सॉर्प्शन भी हो सकता है. सो ड्रग इंट्रैक्शन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे प्रोबेनासिड ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेनिसिलिन एंड यूरिक एसिड. उसी तरह से सैलिसाइलेट्स ब्लॉक यूरिकोस-यूरिक इफेक्ट ऑफ प्रोबेनासिड एंड सल्फिनपायराजोल. तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को हम लोग हाइपर यूरिसेमी के लिए ड्रग दे रहे हैं तो वहाँ पे उसको सैलिसाइलेट्स क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकते हैं. उसी तरह से क्यूनिडीन डिक्रीजेस द रीनल एंड बिलियरी क्लियरेंस ऑफ डिजॉक्सिन, तो डिजॉक्सिन का क्लियरेंस को क्यूनिडीन रोक सकता है. So excretion in feces है ना, unabsorbed drugs in the intestine and most of the metabolites derived from the bile. तो एक तो जो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो फिकल मैटर में एलिमिनेट होगा. दूसरा, लीवर बहुत बार मेटाबोलाइज करके वाया द गॉल ब्लैडर जो बिलियरी सेक्रीशंस होता है वो भी क्या होता है, सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के सेक्रीट होता है. सो लिवर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस इनटू द bile, most of which is absorbed by enterohepatic recycling, है ना, जिसको ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन के थ्रू भी हम लोग देखते हैं. एंड द रेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फीशीज. एग्जाम्पल्स लाइक एम्पिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. ठीक है, सिर्फ क्रोमोग्लाइकेट लिखा हुआ है, यहाँ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होगा. ठीक है, तो एक्सक्रीशन वाया लंग्स, गैसियस एंड वोलेटाइल लिक्विड, जनरल एनेस्थेटिक्स, पैराल्डिहाइड, अल्कोहल्स आर एलिमिनेटेड बाय द लंग. तुमने अक्सर देखा होगा कि ब्रेथ टेस्ट एक होता है, ब्रेथ टेस्ट. तो ब्रेथ टेस्ट अल्कोहल डिटेक्शन के लिए क्या होता है, यूज़ होता है, और गाड़ी चलाने वाले लोगों को बोला जाता है इसमें आप फूंक करके दिखाओ. ठीक है, तो अगर अल्कोहल का लेवल क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा होगा, तो वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है, वहाँ पे वो डिटेक्ट हो जाता है. सो एल्वियोलर ट्रांसफर ऑफ गैस और वेपर डिपेंड ऑन इट्स पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड. एक्सक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क दो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी इसका भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो फीटस है वो अभी बहुत इमेच्योर है, उसके ऑर्गन्स बहुत इमेच्योर हैं. तो कोई भी जो ड्रग्स अगर ब्रेस्ट मिल्क में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो बच्चे तक पहुंचेगा. सो एंटर्स बाय पैसिव डिफ्यूजन, मोर लिपिड सॉल्युबल, लेस बाउंड ड्रग्स कैन क्रॉस बेटर. सो प्लाज्मा जिसका कि पीएच 7.4 होता है, ब्रेस्ट मिल्क का पीएच अराउंड 6.6 होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है कंपेयर टू प्लाज्मा. और वीक बेसिस नॉन आयोनाइज्ड ये क्या हो गए, शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, और अगर आयोनाइज्ड हो गया तो इसी में रह जाएगा फिर. ठीक है ना, तो ये एक टेंडेंसी है, अगर कोई भी ड्रग का मेम्ब्रेन क्रॉस करना है तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में क्रॉस कर सकता है, बट आयोनाइज्ड फॉर्म में फिर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा. ठीक है ना, इसीलिए फिर अगर वो चला जाता है उस तरफ और वो आयोनाइज्ड बन जाता है तो फिर वहाँ से वो वहीं ब्रेस्ट मिल्क में ही रह जाएगा और फिर बेबी तक पहुँच जाएगा. यूजुअली बेसिक ड्रग्स आर सेक्रेटेड, जैसे कि मॉर्फिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एस्ट्रोजेंस, कार्बिमाजोल. सम एसिडिक ड्रग्स may cause serious side effects like sulfonamide, penicillin, dapsone, phenobarbital. Drugs that should be avoided for fear of hemolysis are क्लोराम्फेनिकॉल, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनीन. ये सारे एंटी मलेरियल्स हैं, ना, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, क्विनाइन, दे आर ऑल एंटी मलेरियल ड्रग्स. आइसोनियाजिड यूज्ड फॉर टीबी, है ना, आइसोनियाजिड यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस. क्वाट्रीमोक्साजोल इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, बट क्लोराम्फेनिकॉल का यूज़ हम लोग एकदम बंद कर दिए बिकॉज बोन मैरो टॉक्सिसिटी भी कराता था और हेमोलाइसिस भी कराता था. ठीक है ना, तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो जनरली अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से
बच्चे में पहुंच करके टॉक्सिसिटी करा सकते हैं। एक्सक्रीशन इन सलाइवा एंड स्वेट दो इट इज़ वेरी माइनर, कुछ कुछ ड्रग्स जैसे कि लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, थायोसाइनेट्स, रिफेम्पिसिन और हेवी मेटल्स आर प्रेजेंट इन these secretions, and most of the saliva along with drug in it is swallowed and meets the same fate as the orally taken drug। ठीक है, तो ये छोटा सा तुम्हारा रिवीजन हो गया इसका। साथ में अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स का काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन भी थोड़ा सा समझो। ठीक है, तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में नॉलेज ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग provides the basis for well as well as serves the device rational as to devise rational dose regimens to modify them according to the individual needs, है ना। तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बेसिकली बोलने का मकसद ये है, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन तुम जितना अच्छा से समझ के रखोगे उतना अच्छा से तुम ड्रग प्लान कर सकते हो पेशेंट के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ। जैसे एक पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है ना, ये पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पिपरेसिलिन टैज़ोबैक्टम दूंगा। पिप्सो नाम से आता है, दो ड्रग होता है इसमें, पिपरेसिलिन प्लस टैज़ोबैक्टम। तो ये जनरली 4.5 ग्राम का आता है और आईवी टीडीएस या क्यूआईडी करके हम लोग चलाते हैं इसको एज पर द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। बट यही पेशेंट का जैसे ही हमको पता चलता है कि अब इसका EGFR लेस देन 45 हो गया है, ठीक है ना, लेस देन 45 मान लो या अराउंड 30 to 45 मान लो, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डोज मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, पिपरेसिलिन टैज़ोबैक्टम का जो हम 4.5 TDS दे रहे थे वो अब डोज मॉडिफाई करके हम स्टैट 4.5 दे देंगे, ठीक है ना, फर्स्ट डोज, एंड देन उसको 2.25 ग्राम IV QID कर देंगे, 4 टाइम करके हम देंगे, सो दैट हर थोड़ा देर में ड्रग मिल जाए। अब डोज कम करने का रीज़न क्या था, यही रीज़न था कि किडनी फंक्शन उतना अच्छा नहीं है तो ड्रग एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो उसका ब्लड में जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ टू फिनोमेना, दैट इज इनएक्टिवेशन एंड एक्सक्रीशन। तो क्लियरेंस क्या होता है, थ्योरेटिकली वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्लियरेंस। ये क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम का प्रैक्टिकल में भी आएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और तुमको वहाँ पे क्लियरेंस कैलकुलेट करना होगा। सो क्लियरेंस इज व्हाट, इट इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, क्या रेट से एलिमिनेट हो रहा है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो तो क्लियरेंस पता चलेगा। सो क्लियरेंस में भी एज लो एज लेस देन 10 ml per minute for drugs like digitoxin, phenobarbital, or as high as 1000 ml per minute for drugs like imipramine, morphine, verapamil। तो क्लियरेंस क्या है, तीन जगह पे अलग अलग मिल करके बनता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्लियरेंस इज डन बाय किडनी, दैट इज रीनल। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा लीवर, बाकी जो है सब क्या है, अदर्स में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तुमने इसको तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा 12th में, है ना। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर एलिमिनेशन, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, एंड द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे छूट गया, प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्लियरेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, मान लो 100 था, 50 हो जाएगा, 50% आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में 50 से क्या हो जाएगा 25, फिर 25 से 12.5। और हम लोग मानते हैं कि 4 हाफ लाइफ्स है ना, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6.25। तो 4 हाफ लाइफ्स के बाद बेसिकली ड्रग का इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कोई ड्रग सिस्टम में नहीं बचता है जो उसका अप्रिशिएबल इफेक्ट दिखा सके। ठीक है ना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, बहुत कम ड्रग्स इसको फॉलो करते हैं। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब कितना बचा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट इतना पर्टिकुलर टाइम में एलिमिनेट हो जाएगा, एंड द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट independent of the plasma concentration, and with increase in the dose clearance decreases and half plasma half life increases। ठीक है ना, तो जैसे जैसे डोज तुम बढ़ाओगे क्लियरेंस क्या हो जाएगा, घटेगा और प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाएगा। सैचुरेशन काइनेटिक्स जैसे कि इथाइल अल्कोहल इसमें फॉलो होता है।
अदर्स आर फेमस ड्रग जैसे फेनाइटोइन सीजर्स के लिए यूज होता है, थियोफाइलिन इट इज अ पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर, वारफेरिन एंटी कोगुलेंट ड्रग है, ठीक है ना। ये सब कुछ जो है ना, बहुत सारे ड्रग्स मिक्स्ड काइनेटिक्स भी फॉलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, बाद में फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने लगते हैं। तो मिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, जैसे कि 100 माइक्रोग्राम से फिर 25 निकल गया तो 75 बचा, फिर 25 निकल गया तो 50 बचा, फिर 25। तो इसमें इससे मतलब ही नहीं है कि इनिशियल अमाउंट कितना है, वो हर बार में 25 ही निकल रहा है। जबकि यही है, अगर तुम देखोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो उसमें हर बार जितना था उसका आधा हो जा रहा था, है ना। 100 का आधा हो गया 50, 50 का आधा हो गया 25, 25 का आधा हो गया 12.5, 12.5 का आधा हो गया 6.5, 6.25, है ना। सो ये याद रखना है। फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है? प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज द टाइम टेकन फॉर इट्स प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ लाइफ दोनों होता है इसका। तो इनिशियल रैपिड डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाद में लैटर डिक्लाइन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। तो पहला जो कम होगा लेवल, वो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होगा। इसीलिए हम लोग जो ड्रग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग लोडिंग डोज दे देते हैं। तो लोडिंग डोज का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ठीक है ना, कि लोडिंग डोज दे दो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो करके भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में बचा रहेगा, सो दैट वो आराम से फंक्शन कर सके। और बाद में जो डिक्लाइन होता है, इट इज़ ड्यू टू एलिमिनेशन। सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल आफ्टर अ सिंगल इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने सिंगल इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया, तो बहुत हाई लेवल ब्लड में आया अचानक से, क्योंकि आईवी इंजेक्शन है ना, तो 100% वायबिलिटी होगा। उसके बाद क्या हुआ, इसका एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। और पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या हुआ, ड्रग का लेवल थोड़ा घट गया। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम आया और एलिमिनेशन स्टार्ट हो गया, और एलिमिनेट होते होते ड्रग क्या हो गया, बहुत लो लेवल में पहुंच गया, ठीक है। सो मैथमेटिकली एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज log 2 बाई के। और log 2 कितना होता है, 0.693। तो के इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द ड्रग, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी विच इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। तो वो बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है रिमूव हो रहा है पर यूनिट टाइम। एंड के इज इक्वल टू CL बाई V, ठीक है ना। तो देयरफॉर टी हाफ क्या आ जाएगा, 0.693 V बाई CL। सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉटिंग, अगर कोई सिंगल ड्रग का अगर इंजेस्ट करते हैं ओरली, ठीक है ना, तो इसमें देखो फर्क है। देखो ये वाला जो था ना, ये आईवी का एग्जांपल था, तो इसमें अचानक से एक बड़ा कंसंट्रेशन से फिर वो ग्रेजुअली नीचे जा रहा था। बट ओरल में क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन लो रहेगा, फिर ओरल एब्जॉर्प्शन हुआ विथ टाइम, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। फिर अब क्या हुआ, अब दवा बचा नहीं है एब्जॉर्ब होने के लिए, या कुछ कुछ अनएब्जॉर्ब फॉर्म है। बट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया, वो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से ड्रग दे देते हैं। तो फिर एक प्लेचू फेज मिल जाता है। फिर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद मान लो घटना शुरू करना चाह रहा था, उसी टाइम फिर उसको क्या किए, फिर दे दिए ड्रग। तो अब क्या होता है, इस तरह से ड्रग का एक पर्टिकुलर लेवल जो है वो ब्लड में बना रहता है। सो अ ड्रग रिक्वायर्स जनरली 4 to 5 हाफ लाइफ्स टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। ये नीट का प्रीवियस ईयर MCQ है, ठीक है ना। याद रखना कि कितना हाफ लाइफ चाहिए होता है, 4 to 5 हाफ लाइफ टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, है ना। फर्स्ट ये 50%, सेकेंड ये 75, एंड ग्रेजुअली क्या होता है, उसका लेवल जो है घटता चला जाता है। एलिमिनेशन का जो पार्ट है वो बड़ा होते जाता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है, हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। V and CL do not change with the dose, while in zero order kinetics half life increases with the dose because clearance progressively decreases as the dose is increased. मल्टीपल डोजिंग का बहुत सारा फायदा है ना। ऑन कंटिन्यूस स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, plasma concentration will rise fast at first, then more slowly, and then reach a plateau where the rate of administration is equal to the rate of एलिमिनेशन। तो क्या होगा, एक फिक्स कंसेंट्रेशन ड्रग का ब्लड में बना हुआ रहेगा। देयरफॉर एट स्टेडी स्टेट डोज रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू TCSS, टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्लियरेंस के साथ।
तो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता चल जाता है. सो यू इफ यू एम एट अ टारगेट प्लाज्मा लेवल एंड यू नो that the clearance you can calculate the dose which is required. So constant rate of administration होता है. अगर IV मान लो इन्फ्यूजन में हम लोग दे रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ग्राफ जो है टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते चला जाता है. तो प्लेचू प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो छोटा वाला होता है 3 मार्क्स का उसमें पूछा जाता है व्हाट इज प्लेटू प्रिंसिपल. सो कांस्टेंट डोज ऑफ द ड्रग व्हेन रिपीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 4 हाफ लाइफ इट वुड अचीव अ हाई पीक कंसंट्रेशन. तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब 4 हाफ लाइफ जो हो रहा है उसका उससे पहले अगर तुम दे देते हो तो पीक कंसंट्रेशन वो पहुंच सकता है. दिस कंटिन्यूज अंटिल प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ एलिमिनेशन बैलेंसेस द अमाउंट एडमिनिस्टर्ड ओवर द डोज इंटरवल. तो जब दोनों में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा कि जितना इनटेक हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है. तो क्या होगा, ड्रग का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा. सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन देन प्लेचूज एंड फ्लक्चुएट्स अबाउट एन एवरेज स्टेडी स्टेट लेवल. ठीक है. तो ये क्या हुआ था तुम्हारा, आईवी इंजेक्शन से अचानक से बढ़ा हुआ आया हुआ था सेकेंड कंसंट्रेशन ड्यू टू अ सिंगल आईवी डोज. और यहाँ पे क्या हुआ है कि ओरल इनटेक किया है तो कंसंट्रेशन ड्यू टू रिपीटेड डोज एंड द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट इज 4 to 6 half lives. So we come to the end of this session today. In next very small session we will be discussing about the clinical pharmacokinetics, that is what are the clinical implications of pharmacokinetics. Thank you.